जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का अपना YouTube चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो इस चैनल पर हम लोग BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। 2 वीडियो इससे पहले आ चुका है। हम लोग जो कॉमन पेपर आता है जो 40 नंबर का, यानी कि GK GS, जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12, यानी कि प्राथमिक, जूनियर, उच्च प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 नंबर का आता है जो कॉमन पेपर होता है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है, आप यदि नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के प्रश्नों में, परीक्षाओं में। तो आज हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये NCERT है। क्या है ये? NCERT का एकदम पूरा निचोड़ है, वन लाइनर। NCERT का पूरा निचोड़ हम पढ़ेंगे, क्योंकि NCERT से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं BPSC में। तो हम लोग देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के में सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। यानी कि जो मुगल सम्राट था उसके द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। यानी कि ये मुगल सम्राट की तरफ से नियुक्त था, ठीक है। 1717 से 1727 ईस्वी तक, यानी 10 वर्षों तक ये रहा था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? पूछ दे कि किसने मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो मुर्शिद कुली खां था। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित किया था, तो मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? यानी कि यूरोपियों को मधुमक्खियों की संज्ञा दी थी किसने? अलीवर्दी खां ने। किसने? अलीवर्दी खां ने। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि किसने अंग्रेजों को या यूरोपियों को मधुमक्खियों की संज्ञा दी? अलीवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना होती है। 9 फरवरी 1757 को आलमगीर नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? पूछ देगा कि आलमगीर नगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। क्लाइव और लॉर्ड क्लाइव जो यूरोपीय गवर्नर था, और सिराजुद्दौला जो मुगल शासक था, इसके बीच में अलीनगर की संधि हुई। कब? 1757, 9 फरवरी 1757 को हुई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध यानी कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध के माध्यम से 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब जो थे उस समय के सिराजुद्दौला को हरा दिया था और ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रख दी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? यानी कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? मीर जाफर, जो बंगाल के नवाब के साथ क्या किया था? धोखा कर दिया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय था बादशाह। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? यानी प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज जीत गए तो किसको बनाए बंगाल का नवाब? मीर जाफर को बना दिए। किसको? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी का भी आपने पढ़ा ऊपर, प्लासी का युद्ध 17 जून 1757। ये पूछ देता है डायरेक्ट सन कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। 23 जून 1757 को हुआ था। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? यानी कि फिर से मीर जाफर को हटा करके
मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। कब? 1760 ईस्वी में। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियों से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। और बनारस की संधि होती है 1773 में। कब होती है? 1773 में बनारस की संधि होती है। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। कुशल, कोई ये पूछ दे कि कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल किसे माना जाता है? 1842 से 1844 तक। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो था। बाईस अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के सुल्तान सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को क्या किया था? पराजित किया था। यानी कि बक्सर का युद्ध जो है 3 लोगों में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज थे एक तरफ और फिर मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ और अंग्रेजी सेना एक तरफ। फिर भी अंग्रेजी सेना ने इन तीनों को क्या किया था? परास्त कर दिया था बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। प्रश्न पूछ सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हम कहेंगे क्या? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुई? यानी किस संधि के माध्यम से? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या हो गई? प्राप्त हो गई। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। शुजा-उद-दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? गवर्नर ड्रेक के समय में। किसके? गवर्नर ग्रेग के समय में। यानी कि शुजा-उद-दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, उस समय नेतृत्व अंग्रेजों के द्वारा जो नेतृत्व था ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लिया था। कौन? गवर्नर ड्रेक था। गवर्नर ड्रेक था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, यानी कि उत्तर मुगलकालीन जो राज्य थे उनके संस्थापक कौन थे और किस सन में किया था? बंगाल का स्थापना 1717 से 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल की स्थापना। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क चिनकिल्च खां ने किया था। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा। चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई सआदतुल्लाह खां के द्वारा। सआदतुल्लाह खां के द्वारा हुई थी कर्नाटक की स्थापना। अवध की स्थापना 1722 से 1724 में होती है सआदत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा। बुरहान उल मुल्क के द्वारा। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी मोहम्मद खां बंगस के द्वारा। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं कि पंजाब और मैसूर के बारे में क्या क्या प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है 1799 में। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है प्रश्न पूछा जाए तो कौन होगा? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह किस
मिशन से संबंधित थे? किस मिशन से संबंधित थे? सुकरचिया मिशन से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर। ये पूछेगा कि राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। शाह शुजा से कोहिनूर हीरे को लिया था किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने लिया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। यानी कि अमृतसर की संधि कब होती है? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यानी कि रणजीत सिंह एक क्या थे? धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो सब धर्मों को एक बराबर मानते थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा क्या थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए एक आंख की रोशनी मेरी ले ली, एक ही आंख से दिखता था उनको। किनको? महाराजा रणजीत सिंह को। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और ये हुआ कब था? 1845 में आंग्ल सिख प्रथम युद्ध हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? लाहौर की संधि से समाप्त हुआ 1846 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। कौन था? खड़ग सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी, पूना की संधि 1817 ईस्वी, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और प्रथम के समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गफ ने। लॉर्ड गफ ने किया था। किसने? लॉर्ड गफ ने। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलय के दौरान कौन था? लॉर्ड डलहौजी ही था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा की गई थी। किसके? हैदर अली के द्वारा की गई थी। रणजीत सिंह ने किस मिशन से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? भंगी मिसल के द्वारा। किसके द्वारा? भंगी मिसल। प्रश्न पूछ देगा कि मिसल लाहौर और अमृतसर को किस मिसल के तौर पर रणजीत सिंह ने अपनाया था या लिया था? ठीक है, तो भंगी मिसल के द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष को देख लेते हैं। युद्ध किस वर्ष हुआ? युद्ध किस वर्ष हुआ? मैसूर का शासक उस समय कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? संधि किस संधि से वो युद्ध बंद हुआ? विशेषता क्या हुई उस युद्ध की, हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 हैदर अली के शासनकाल में। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेल्स्ट था। मद्रास की संधि से ये बंद होता है। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से परास्त नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
हैदर अली शासक थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। मंगलौर की संधि से ये खत्म होता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? हैदर अली की मृत्यु के बाद से उनके पुत्र टीपू सुल्तान के संबंध में हुआ था। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। टीपू सुल्तान की स्थिति क्या हो गई थी? कमज़ोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी 1799 ईस्वी टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर शासक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से क्या कर लिया था? सहायक संधि कर लिया था। तभी जाकर के धीरे धीरे ये अपना साम्राज्य और फैलाने लगे। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जामका ने नेपोलियन से की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जामका ने नेपोलियन से की थी। तो ये तो रहा आज का टॉपिक। कल अगले टॉपिक में मिलते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए ताकि हम इधर से कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।